वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बहुत सारी खबरें अभी बाकी हैं, जल्दी जल्दी उनकी बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संगीत चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, एयर कुमल और एस बेल साहब हमारे मेहमान हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए, एक साथ सियासी मंच पर आए। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, गले मिले और कहा कि यह काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। जो काम बाबा साहब नहीं कर पाए थे, उनके रहते रहते तो दोनों भाई अलग हो गए थे और 20 साल के बाद एक हो गए दोनों। और दोनों ने इसका क्रेडिट दिया देवेंद्र फडणवीस को और मराठी को कि हम मराठी के मुद्दे पर एक हुए हैं। अब सवाल है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे मिलकर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को टक्कर दे पाएंगे? फडणवीस महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता है। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया? इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आपको फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कल भाषण हुए इनके मंच पर इस रैली में, पहले उसको आप सुन लीजिए, इस पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब भी सुन लीजिए। पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं। श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील, पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती। भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे। मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं, उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं। हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही। आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्यापेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोलत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात, भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। पहली बात तो ये, दोनों भाइयों में अगर इतना प्यार होता तो ये 20 साल तक इतना दूर रहते क्या? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बहुत गंभीर वजह है जो दोनों को समझ में आई और उसके बाद इन्होंने अपने डिफरेंसेस साइड में रखे और कहा कि अब एक साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो वो वजह क्या है, पहले तो इसकी बात करेंगे। दूसरा सवाल ये दोनों एक हो जाएं। इस वक्त महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है और उसका जो मुखिया है देवेंद्र फडणवीस, क्या ये किसी भी तरीके से उनको टक्कर देने की स्थिति में दिखाई देते हैं? तो पहले तो वो मजबूरी बता दीजिए, आप क्यों आ रहे हैं दोनों एक साथ? देखिए, दोनों के पास राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे ने सत्ता से चले गए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की बना हुई वो पार्टी एकनाथ शिंदे लेके चले गए। विधानसभा में आपके पास से 20 विधायक बचते हैं। बड़ा वोट बैंक आपका जो था वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़े तो वो लेकर चले गए आपके पास। राज ठाकरे ने अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 में बनाई, उन्हें लगा कि मैं शिवसेना का विकल्प बन लूंगा, लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका वोट घट के 1.5% पर आ चुका है। न उनके पास कोई पार्षद है, न कोई विधायक है, सांसद तो बहुत दूर की बात है।
अब दोनों भाइयों को लग रहा है कि भाई अगर ये स्थिति राजनीतिक रूप से यही स्थिति रही तो हम कहाँ टिकेंगे, न हमारा कैडर टिकेगा, न कोई हमारे पास नेता टिकेंगे। और शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है या राज ठाकरे का जो स्ट्रक्चर है शाखा प्रमुख का, वो सारे बीएमसी में ठेकेदारी करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उसी से पार्टी चलती है और उसी से उनका घर भी चलता है। सारे के शाखा ठाकरे भी के पास भी कुछ है बीएमसी में। हाँ, बीएमसी में 8 पार्षद उनके हैं राज ठाकरे के पास। तो ये सारे और उनके जो लोग भी है, उनके जो लोग जुड़े हुए वो सारे ठेकेदारी करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, पार्टी भी चलाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं। उन्हें लगा कि अगर बीएमसी हाथ से निकल गया, और वैसे भी देखिए अगर बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे का रानी देखेंगे तो उनका हमेशा ध्यान बीएमसी में रहा है। वो जानते कि पूरे महाराष्ट्र में उनका आधार नहीं, वो सरकार कभी नहीं बना सकते अपनी दम पर। बीएमसी जरूर ऐसा है जो अपनी दम पर वो बनाते रहे, एक बड़ा उनका वोट बैंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो बीएमसी में लंबे समय से 25 साल से शिवसेना है। बिल्कुल 15 साल से शिवसेना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बाद में बहुत मजबूत हुई और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जरूर उनके साथ रहा और मेयर भारतीय जनता पार्टी उनको बीएमसी में देती रही है। अब इनको लग रहा है कि अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है, बहुत लोकप्रिय बन गए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग आधार मुंबई के अंदर है, एकनाथ शिंदे भी अब अलग हो चुके हैं, संघ का बहुत बड़ा काम मुंबई के अंदर है। ऐसी स्थिति में अगर इस चुनाव में अगर बीएमसी भी आपके हाथ से निकल जाता है तो आपकी आर्थिक ताकत पूरी खत्म होगी और फिर कैडर को रोकना बहुत मजबूत। अब ये बताइए कि इन दोनों के साथ आने से कुछ बड़ा कारनामा हो जाएगा क्या? देखिए, बीएमसी में अगर आप देखेंगे 227 सीटें आती है कॉर्पोरेशन की, उसमें से 109 सीटें ऐसी है जो मराठी बाहुल्य है और 90 सीटें पूरी तरीके से मराठी बाहुल्य सीटें आती है जिसमें मराठी डोमिनेट करते हैं। इनका फोकस अब ये है कि जो 90 सीटें मराठी डोमिनेट करने वाली है उनके सेंटीमेंट को लेकर चला जाए। और बीएमसी के जो चुनाव होते हैं उसमें हार-जीत का मार्जिन बहुत कम वोट से होता है, बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है पार्षद की, कॉर्पोरेटर की। तो ऐसे में अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आएंगे तो वोटों का जो बंटवारा होता था वो साथ में जुड़ेगा और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत मजबूत ताकत है, लेकिन इसका फर्क पड़ेगा अगर राज ठाकरे हाँ, वो है कि राज ठाकरे क्या जोड़ देंगे इसमें। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि राज ठाकरे, देखिए अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राज ठाकरे के लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो जिता नहीं सकते, लेकिन अगर उनके पास 400, 500, 1000, 1500, 2000 का वोट बैंक है तो वो एक एडिशनल काम करेगा उद्धव ठाकरे के लिए भी और राज ठाकरे के भी लिए। और हार जीत का फैसला जो होता है वो 200, 400, 1000 वोटों का अंतर से होता है। ऐसे समय जुड़ाव काम में आएगा और मराठी सेंटीमेंट अगर वो जनता की बीच में लेकर चले गए तो उनका फोकस जो हो रहा है मुंबई के लिए हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बीएमसी के बाहर के लिए नहीं है ये पूरा। बीएमसी टीएमसी पुणे के लिए हो रहा है, नासिक के लिए हो रहा है, जहां अब सवाल ये रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने अपना जो स्टैचर बना लिया है, उनको कोई चुनौती है क्या, उस कद को कोई चुनौती है क्या इन दोनों भाइयों के साथ आ जाने से? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो कद बन गया इसीलिए तो ये हो रहा है। अगर कद नहीं होता तो इनको सबको एक साथ आने की जरूरत क्या होती है। और इसकी बजाय वो वीडियो बार बार देखना चाहिए जिसमें सुप्रिया सुले अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे को खींचकर एक साथ ले जा रही। वो वीडियो देश के लोगों को देखना चाहिए जिसमें सुप्रिया सुले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ कुछ अति प्रफुल्लित अवस्था में है। जैसे लगता है ना कि चलो यार ठीक है, परिवार वाली राजनीति थोड़ी अब चलेगी, अब थोड़ा मजा आएगा, अब देखेंगे ठाकरे पवार। खत्म हो गया ना। इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये जो पवार ठाकरे वाली राजनीति थी ये समाप्त कर दी। बिल्कुल ठीक है, इससे मैं सहमत हूं समीर जी जो कह रहे हैं कि कोई भी कॉर्पोरेटर वाला वार्ड छोटा हो जाता है, 150, 200, 400 वोट से बदलता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि अगर 227 में से 127 सीटें गैर मराठी हैं तो जरा आप सोचिए कहां जाएगा। और जो मराठी हैं वो जिस तरह से इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हुए, और जरा सोचिए कौन लोग हैं ये जो राज ठाकरे कह रहे हैं कि आवाज तेज से आनी चाहिए कान के नीचे। अरे भाई, कोई भी 4 लोग होके किसी को भी मार दो, ये तो कोई बहादुरी है ही नहीं है ना। कोई भी किसी को भी देश के अलग अलग हिस्से में कोई जा रहा हो, कोई किसी को मार दे, ये कतई नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि आप उनके कहने के चक्कर में मराठियों के लिए कुछ गलत मत बोलिए, क्योंकि वो वही चाहते हैं। आप 1-2 मराठी के लिए बोले तो उनको मिलेंगे। मराठी क्या उनके साथ जो भी 90, 100, 107, 105 जो भी सीटें, क्या उसमें मराठी पूरा उनके साथ खड़ा है? इसका जवाब है नहीं। मराठी का कारोबार, मराठी का ब्रांड मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल, वो सब इन व्यक्तियों के एक साथ आने से हमले पर है, निशाने पर है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जहां महाराष्ट्र पहुंच गया है आज, अगर महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है तो उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र ने किसी को भी धकेला नहीं, सबको बाहें खोल के स्वीकार किया है। इसलिए मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। और मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो उत्तेजना होगी, थोड़ा बहुत प्रसन्नता होगी, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क होगा ऐसा नहीं लगता। बल्कि मुझे यह लगता है कि इस एक साथ आने से इनकी ताकत आपको एक साथ थोड़ा दिखेगी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं, मराठी महाराष्ट्रियन कार्ड आप कह रहे हैं बहुत असर नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। अगर कर रहा होता तो अब तक करता ना। भाई पूरे चुनाव में उद्धव ठाकरे क्या करते रहे? जब शिवसेना टूटी थी, जब एकनाथ शिंदे यहां से वडोदरा गए थे शायद, फिर वहां से गुवाहाटी, तो पूरे समय वो क्या कहते रहे? गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। कौन सुना उनका गद्दार? वो नहीं, बात क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ मुंबई की है, तो मुंबई में लोकल मुंबईकर को जो खूब मूल का है वहीं का, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या कि यूपी वाला है, बिहार वाला है, यहाँ है, ऑटो टैक्सी चला रहा है या दूध बेच रहा है, कुछ कर रहा है, इन लोगों या गुजराती आ गया तो दुकान लगा रहा है? अगर प्रॉब्लम होती उसको, हाँ, तो क्या वो प्रॉब्लम बिना इसके न नजर आती? सवाल मेरा ये है। ठीक बात है, ये असली बात है। अगर प्रॉब्लम होती तो रोज दिखती ना। यहां तो उल्टा है, लोग लिख रहे हैं कि हमारे यहां काम करने वाला कोई गैर मराठी है, किसी और जगह का है। अच्छा, एक बात और आप समझिए, इस बार इन्होंने जो किया है वो गैर मराठी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उत्तर भारत से, कोई बिहार या उत्तर प्रदेश का मसला है। वो मारवाड़ी है, वो किसी भी राज्य का है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो ताकत के तौर पर दिखेगा, क्योंकि वो आक्रामक होंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, लेकिन प्रभाव बहुत पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। देखिए, ज़्यादातर राज ठाकरे की जो राजनीति रही है वो स्ट्रीट पावर की राजनीति रही है। उन्होंने हमेशा से ये मराठी वाला मुद्दा जो है उठा के रखा है, और यही कारण है उनको, देखिए, चुनावों में या फिर राजनीति में इमोशनल मुद्दे काम करते हैं। इसीलिए जब बाकी कोई और मुद्दे नहीं चले तो उन्होंने ये मराठी भाषा और इस सारे मुद्दों को आगे रखा है। और उनकी कोशिश होगी कि ये मुद्दा जैसे कि साउथ में कई बार काम करता है हिंदी के विरोध में, वैसे ही जो मराठी का मुद्दा है वो इसे महाराष्ट्र में काम करवाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा करते वक्त क्या वो मराठियों के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे? क्या वो ये चाहेंगे कि गैर मराठी सारे महाराष्ट्र से चले जाएं? क्या वहां पर वो नहीं चाहते इंडस्ट्रीज लगाएं गैर मराठी लोग? क्या वो नहीं चाहते कि मराठी जो बाहर काम कर रहे हैं साउथ में या फिर बाकी जगहों पर, क्या उनके लिए दूसरों के सेंटिमेंट्स को नहीं वो उभार रहे हैं? राहुल जी देखिए, इसके ठीक है, वो तो इलेक्शन तक ही है। अगर ये सब कुछ उसी के लिए है तो पता चल जाएगा। आप तो ये बता दीजिए, बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बन रहा है? बस देखिए, बहुत सारी बातें हो रही है। बीजेपी ने 26 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, तो उसका कुछ जो रिक्वायरमेंट थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कि आधे से ज्यादा राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, तब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद, तो वो काम हो गया ना। तो अब यह है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन है। अब इसके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है सर। हाँ, नहीं, एक बार ये बता दें, हो सकता है नाम ही पता चल जाए हमें। अध्यक्ष के बनाने के पहले नाम पहले बीजेपी वाले तय कर लें, फिर शायद बाकी लोग तय कर लें। वहां तय नहीं है अभी नाम। लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं इस वक्त कि क्या एक महिला जो है पहली बार बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, ये बात चल रही है। ये भी बात चल रही है कि क्या वो जो है दक्षिण भारत से होंगे। तो ये सारी बातें जो है बार बार चलाई जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी जो है वो 33% आरक्षण का जो बिल था उसको उन्होंने बहुत प्रबल तरीके से आगे किया था। तो क्या एक बार बीजेपी में महिला जो है वो अध्यक्ष के तौर पर सामने आएंगी? ये सारी बात देखिए, होता एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने जो बात की, हमने 2-3 दिन पहले ही प्रोग्राम में वो बात डिस्कस की थी कि महिला अध्यक्ष हो सकती हैं। तो मैं उस दिन जो है अखबार पढ़े तो हर अखबार में वही खबर, भाजपा अध्यक्ष टाइप कीजिए तो वही नाम आ रहे थे, निर्मला सीतारमन और 2-1 नाम और। आज मैंने फिर टाइप किया तो आज फिर एक ही टाइप की खबर चल रही है सब जगह। आज की खबर क्या कहती है? इसका मतलब ये कि खबर कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है। आज की खबर ये कहा जा रहा है कि साहब 3 पैरामीटर हैं हमारे बीजेपी के अपने अध्यक्ष चुनने के लिए। एक तो संगठनात्मक अनुभव, दूसरा क्षेत्रीय संतुलन और तीसरा जातीय समीकरण। इन पर जो फिट बैठेगा हम उसको बनाएंगे। लेकिन जब नाम पढ़े तो नाम फिर वही जो 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हो सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव और कई और नाम है, निर्मला सीतारमण प्रधान, निर्मला सीतारमण का नाम वो 2 दिन पहले की खबर थी। नाम है तो आज फिर यही 4 नाम घूम फिर, इसमें 2, एक विनोद तावड़े जी का नाम आज एक सुना मैंने और एक सुनील बंसल का नाम। देखिए, तो आपने वो भी खबर पढ़ी। बिल्कुल, आज तो यही चर्चा इस वक्त चली। समीर जी के पास शायद आ गई वो खबर। नहीं सर, वही नाम घूम फिर के आजकल वही चल रहा है। देखिए, लंबे समय से अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे 1980 से लेके, तो एक असामान्य घटना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को बहुत गंभीरता से फॉलो करती है। उसमें आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पास 1 साल से नहीं है, केंद्र में मंत्री बने हुए नड्डा जी, प्रदेशों में आपके पास नहीं है। गुजरात जैसा प्रदेश जहां पर तो आपको कोई चर्चा ही नहीं करना है, आपको तय करना है किसे अध्यक्ष बनाना है, वहां आप नहीं बना पा रहे। वहां सीआर पाटिल केंद्र में मंत्री है, 1 साल से अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में जहां आप कहते हो कि इतना संगठन आपका मजबूत है, उत्तर प्रदेश में आप अपना प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो। तो एक असामान्य, एक मिनट थोड़ा सा,
उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लगता है भाई आप 80 में से 37 सीटें हार गई, लेकिन आज जीती, प्रदेश 6 कांग्रेस जीती, भाजपा सिर्फ 33 सीटें। और वही नहीं बना पाया संगठन अध्यक्ष अभी के तक। आपका संगठन मजबूत है, भले ही आप चुनाव हारे, आपका संगठन तो मजबूत माना जाता है। अच्छा। वहां तय नहीं कर पा रहे तो अब ये क्या जुलाई एक में हो प्रश्न- जाएगा काम ये सर? नहीं, लेकिन सर एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर होने के पहले उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, ये बड़ा सवाल। या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? आप यूपी का बता ये भी एक दीजिए, बड़ा ये फिर प्रश्न बता है इस देंगे समय के राष्ट्रीय अंदर। अध्यक्ष कौन नहीं है। मिलेगा आप सर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना मिल रहा चाहते हैं है। उत्तर प्रदेश में संगठन कमजोर है? नहीं, बहुत कमजोर है संगठन। संगठन नाम की कोई चीजें ही नहीं है उत्तर प्रदेश। यूपी को क्यों नहीं मिल रहा प्रदेश अध्यक्ष? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एडहॉकिज्म पे चल रहा है और दिल्ली लखनऊ मिलकर तय ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय बता दीजिए, उत्तर प्रदेश, दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों में से कोई तय नहीं हो पा रहा है। वरना सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया अधिकांशता, लिंक कैसे है? या यूपी से आना है कोई अध्यक्ष? यूपी से नहीं आना है, फिर बहुत कम संभावना है। एक नाम जरूर चर्चा में आता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाती है, तो उत्तर प्रदेश और देश, इनके बीच में, जिसको बार बार कहते हैं ना कि सभी जातियों को साधने का, ओबीसी होगा तो यहां क्या कोई फॉरवर्ड क्लास से हो सकता है क्या, कोई ब्राह्मण हो सकता है क्या, या फिर इधर क्या होगा, तो कुल मिलाकर। और एक बात पर मैं भी सहमत हूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशा दिशा है, नाम तो मुझे नहीं पता है, बड़ी स्पष्टता से बताऊं, लेकिन जो दशा दिशा है उसमें महिला अध्यक्ष बने तो ये भाजपा की राजनीति के लिए बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। एक लाइन आप जो बता रहे थे कि 3 क्राइटेरिया है, तो अमित शाह जी तो उस क्राइटेरिया में सिर्फ एक संगठन के अनुभव में थे, न क्षेत्र के इसमें थे, न जातिगत समीकरण में थे, वो तो बन गए। नड्डा जी के समीकरण में थे, आप बताइए। आप ही लोगों ने नड्डा discuss किया था एक जातिगत जगह। समीकरण में परफॉर्मर फिट थे, होता है तो फिर न क्षेत्र कुछ के नहीं संतुलन देखा में फिट बैठते थे। अच्छा, चलिए एक खबर की हम लोग बात कर लें। ये खबर कोई छूट ना जाए, मैं इसलिए बीच में खबर ले रहा हूं, वैसे खबरें एक दो और हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इस पर रिएक्शन क्या आता है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का, ये भी देखना बड़ा एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लोग क्या बोलूं, धर्मेंद्र प्रधान जो भूपेंद्र यादव जी का नाम इतने लोग ले चुके हैं और इतना मतलब दम के साथ ले चुके हैं कि धर्मेंद्र जी भी सोचते होंगे कि अब कहीं जाएं तो कोई लोग ये ना पूछ ले कि अच्छा हमको भी बनाइएगा कि नहीं, अपनी टीम में अपने साथ रखिएगा कि नहीं रखिएगा। अब लोग ये भी पूछने लगे ये होंगे। खबर जो है वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आर्थिक समानता वाला देश है। आप ठीक सुन रहे हैं, आर्थिक असमानता नहीं, आर्थिक समानता वाला देश है, दुनिया में टॉप 4। और इस भारत से ऊपर कौन देश है इसमें? एक स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। एक स्कोर होता है गिनी स्कोर, उस गिनी स्कोर पर भारत का स्कोर है 25.5। जितना कम स्कोर उतनी ज्यादा आर्थिक समानता। भारत का स्कोर कम है, मतलब भारत में आर्थिक समानता ज्यादा है। अब ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है। पहले तो अब ये रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक की, IMF की रिपोर्ट थी कि ये 27 करोड़ लोग पिछले 12-13 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 2.5% से भी कम एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट रह गया है, जो कि लगभग 12.5% के करीब था 10 साल पहले। अब ये रिपोर्ट और चौंकाती है, जो क्योंकि आरोप ये हमारे यहाँ ना, विपक्ष का भी आरोप ये है कि भाई आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये रिपोर्ट तो उल्टा बता रही है। ये कह रही है कि 2011-12 में हमारा जो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला डेटा हो गया 16.2%। 16.2% था और अब जो है 2.3% हो गया। आगे ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत जो है वो लो इनकम इनइक्वालिटी ग्रुप में आता है और ये और गुंजाइश है इसको कम करने की। तो हम तो उल्टा ही सुनते आए थे आज तक। नहीं, बहुत सारी देखिए इस तरह का डेटा आता है। एक डेटा ये भी आया था कि जैसे हमारे देश में जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, चौथे नंबर पे हम पहुंच गए हैं, तो उसके अगेंस्ट इस तरह का डेटा दिया गया कि अच्छा पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कितना हम नीचे हैं बाकी देशों से। तो अलग अलग डेटा आते हैं, पर ये बहुत सुखद है कि ये जो डेटा आया है इसमें ये है कि किस तरह से हमने जो एक्सट्रीम गरीबी है उसे कम किया है अपने देश में। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक्सट्रीम गरीब लोगों को हमने उस पॉवर्टी से निकाला है, ये एक बहुत बड़ी और असमानता कम हो रही है। अब अमेरिका जो है वहां हमसे ज्यादा असमानता है, चाइना में हमसे ज्यादा असमानता बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा असमानता देश को गिना गया है। लेकिन सौरभ जी, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। गिनी इंडेक्स जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो इनकम हम ले रहे हैं वो तो सही है, लेकिन उसके साथ जितने भी वेलफेयर मेजर्स आपको मिल रहे हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। और अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अन्न योजना है जिसमें आप 5 kg देते हैं ग्रेन्स एक को 1 महीने के अंदर और 35 kg देते हैं एक फैमिली को,
तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जितने भी सुविधाएं, वेलफेयर मेजर्स जो दिए जा रहे हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। उसकी वजह से जो एक भूखा इंसान है वो भूखा नहीं रहता और उसकी इनकम इनइक्वालिटी जो है कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा दूसरे देशों से बेहतर है तो ये बिल्कुल उसमें कंपैरिजन में नहीं आता। नहीं, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये इनकम इनइक्वालिटी वेलफेयर मेजर्स को लेते हुए तो है लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी पे नहीं है। अब वही वर्ल्ड बैंक है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है, वही वर्ल्ड बैंक कहता है कि 93% लोग भारत के अंदर $10 पर डे से लेस में रहते हैं। यानी कि अगर उनकी मंथली इनकम को देखा जाए तो 25,000 रुपए के नीचे रहते हैं और हम सब जो यहां पे हैं उनकी इनकम इससे डबल या ट्रिपल ऊपर है। तो ये जो हमको अभी हमने बहुत कोशिश की और बड़े अच्छे डिसीजंस लेने के बाद हमारी इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है। अब हमें फोकस करना है वेल्थ इनइक्वालिटी। इन्होंने इसमें भारत की कुछ योजनाओं का जिक्र किया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये इनइक्वालिटी कम हुई है, समानता बढ़ी है, आर्थिक समानता। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जनधन खाते खोलने को सबसे पहला नंबर दिया गया। दूसरा डीबीटी, जो आप सीधा खाते में सरकार पैसा डालती है। तीसरा आयुष्मान भारत, जिससे आपका हेल्थ पर जो खर्चा होता है वो कम हुआ है। और उसके अलावा विश्वकर्मा योजना और स्टैंड अप योजना जैसी योजनाएं जो आपको अवसर देती हैं कि आप अपना काम कर सकें। इस पर त्रिपाठी जी चूंकि इस दुनिया के आदमी हैं तो वो बताएं। नहीं, देखिए, इसको गिनी इंडेक्स की बात हो रही, थोड़ा और समझें इसको कि जो रकम आ रही है वो घरों में कैसे वितरित हो रही है। इसका बेसिक ये है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द है। जब हम कहते हैं इनइक्वालिटी तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी ना होगा कि अंबानी अडानी कम हो जाएंगे, वो रहेंगे। सवाल यह है कि जो बेसिक नीड्स हैं, और उसको यूं समझिए, बहुत सरल भाषा में अगर समझें तो एक समय पहले तक था ये कि मोटरसाइकिल है, कार कम लोगों के पास है। आज सबके पास कार है। अब ये नहीं हो सकता ना कि 5 लाख से जो 50 लाख और 1 करोड़ वाली कार है उसका अंतर इतनी जल्दी घटेगा। लेकिन इसका मतलब जो हमने मिडिल क्लास बढ़ाया, जो पुअर क्लास था उसको कम किया, उसका दायरा कम हुआ, तो जो हायर क्लास है वो अभी भी बहुत रिच है, जिसको अल्ट्रा रिच कहते हैं वो है। लेकिन ओवरऑल बेसिक नीड्स के लिहाज से हम आर्थिक समानता के लिहाज से सबसे बेहतर स्थिति में है। चीन और अमेरिका तो लगभग हमसे 2 गुना, यानी हमारे यहां जो असमानता है उसका 2 गुना, और चीन में 1.5 गुना ये असमानता। इसको ऐसे समझें तो ठीक रहेगा। बड़ी खबर थी, अच्छी खबर थी, इसलिए आपको जाननी चाहिए।